जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश कुमार निराला आप लोग के बीच क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि जिसमें आज आप लोग को हम देंगे टॉपिक के रूप में प्रकाश, किरण पुंज, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ और प्रकाश की दृष्टि से पिंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को एकदम बारीकी से समझते हुए आगे की ओर निकलते हैं। आप हमसे बने रहिए ऐसे ही। प्रकाश के तौर पे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है भाई। तो समझेंगे कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है, भौतिक माध्यम, फिजिकल मीडियम, जिससे किसी वस्तु को देखने की, जी हां, देखने की अनुभूति या एहसास होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर देखने की अनुभूति क्या है और देखने का एहसास क्या है। तो हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसको पहचानते हैं, तो ये देखने की अनुभूति हुई। और किसी दूर वस्तु को देख रहे हैं, प्रकाश आ रही है पर किसी प्रकाश के स्रोत से उस वस्तु से टकरा के दूर से हमारे आंखों तक पहुंच रही है, जिसके कारण हम दूर खड़े वस्तु को भी देख पा रहे हैं किंतु उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। ये देखने का एहसास कहलाता है। तो दोनों ही कारण में प्रकाश हमें वस्तु को देखने में मदद करती है। इसीलिए हम बोलेंगे कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या एहसास होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझिए दोस्तों। एक शब्दों में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश क्या है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम के लिए उपयोगी है कि प्रकाश क्या है एक शब्दों में, है ना। तो प्रकाश एक शब्दों में बोलेंगे ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकाश का यानी ऊर्जा का जो स्रोत है, ये पूछ दे तो आंख बंद करके बोलिएगा सूर्य। सूर्य से बड़ा प्रकाश का स्रोत पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में आपको नहीं मिल रहा हो। वैसे प्रकाश के स्रोत तो जो भी माध्यम जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो सारे प्रकाश के स्रोत है। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई अगरबत्ती, जलता हुआ लालटेन, ये सारे प्रकाश के स्रोत है। ये जो दीपक यूं कह दे तो वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो, जलता हुआ दीपक भी प्रकाश के स्रोत है। दीपक से याद आया कि मैं मानता हूं कि अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कहां मना है, किंतु दीपक जलता हुआ दीपक ही प्रकाश का स्रोत कहलाएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितने भी माध्यम है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वो सारे प्रकाश के स्रोत है, जिसमें सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य को माना जाता है। ये बार बार कई एग्जाम में पूछ चुके हैं। 2022 के भी सेकंड सिटिंग में पूछा गया, 2017 के फर्स्ट सिटिंग में भी ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो इस बातों को आप माइंड में रखेंगे। एक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक और सबसे कम, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल, सबसे अधिक प्रकाश की चाल दोस्तों वायु या निर्वात में होता है। वायु यानी एयर, निर्वात को वैक्यूम कहते हैं। जहां कुछ ना हो वहां वायु होता है, और जहां वायु भी ना हो उस स्थान को निर्वात स्थान कहते हैं। और दोनों ही जगह पे प्रकाश की चाल बहुत ही ज्यादा होती है। साथ ही साथ सबसे कम प्रकाश की चाल यदि आपसे पूछ दिया जाए तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है। यही कारण है कि सबसे कठोर पदार्थ होने के कारण प्रकाश जब हीरे में प्रवेश करती है तो उसकी चाल सबसे कम हो जाती है। साथ ही साथ आपसे पूछ दे कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो मीटर पर सेकेंड में बोलेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या नहीं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश के, अब सवाल ये भी बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश किसी न किसी पथ से होकर सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश के उस गमन पथ की दिशा को दोस्तों किरण कहते हैं, रे कहते हैं। और बहुत सारे किरण एक साथ गमन करे, यानी किरणों का जो समूह गमन करता है वो किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज के लिए तो एक अलग ही टॉपिक आप लोग को हम बना दिए हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग को किरण के साथ आगे लेकर आता हूं।
आगे लेकर आते हैं दोस्तों कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत मैंने बता दिया, सूर्य को कहते हैं। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यह भी आप देख लीजिए, बार बार बहुत सारे एग्जाम में 2020 2017 के एग्जाम में पूछ चुके हैं। यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। पूछ देगा कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती। इसी के साथ मैं अब आप लोग को और आगे लेकर आता हूं एक नए टॉपिक की ओर, प्रकाशीय माध्यम। तो आते हैं अब प्रकाशीय माध्यम के साथ जुड़ते हैं दोस्तों। प्रकाशीय माध्यम को समझाने के लिए बहुत ही मेहनत के साथ हम एक फिगर आप लोग के बीच तैयार किए हैं, मजाक नहीं उड़ाइएगा आप लोग, ठीक ना। मैंने आप लोग के बीच प्रकाश का स्रोत सूर्य को ले लिया है, उसके साथ सूर्य के प्रकाश की किरण देखिए, आता है कि पेड़ जो है कि पेड़ पर प्रकाश की किरण आती है और प्रकाश की किरण पेड़ से टकराकर वस्तु के आंख में जाती है, जिसके कारण ये वस्तु जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस पेड़ को देख पाता, आसानी से देख पाता है ना। तो यहाँ पर जो वस्तु पेड़ को देखा तो इसके बीच में ये जो एयर है, एयर, ये इस प्रकाश को सूर्य से पेड़ तक और पेड़ से फिर वस्तु तक पहुंचाने में मदद की है। इसीलिए ये जो एयर है, वायु है, यहां ये प्रकाशीय माध्यम का काम करेगा, यानी कि वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, यानी पेड़ से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, ऑब्जेक्ट के आंखों तक पहुंचती है, उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। प्रकाशीय माध्यम में वायु भी हो सकता है, शुद्ध जल भी हो सकता है, यानी कांच भी हम ले सकते हैं, वो तमाम माध्यम ले सकते हैं जो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जो जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचेगी और जो हमारे आंखों तक पहुंचने में मदद करेगी वो प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। यही कारण है कि प्रकाशीय माध्यम के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। साथ ही साथ आप जानेंगे कि ये प्रकाशीय माध्यम के दो प्रकार है, एक है समांग माध्यम और दूसरा है विसमांग माध्यम। तो चलिए दोस्तों, समांग और विसमांग दोनों को समझते हैं। समांग मतलब समान, बराबर, यानी वैसा माध्यम जिसके गुण और बनावट दोनों ही समान हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कि किसी मॉल के अंदर है और कोई मॉल के बाहर है, बीच में कांच का जो है दरवाजा लगा है, डोर लगा हुआ है, आप मॉल के बाहर से भी अंदर उतने ही क्लियरिटी के साथ देखते हैं जितना क्लियरिटी के साथ अंदर से वस्तु आपको बाहर की ओर, बशर्ते दोनों तरफ प्रकाश प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बीच का जो माध्यम में जो कांच आया वो दोनों तरफ समान वैल्यू को दिया है, समान रूप से जो है कि वस्तु को देखने में मदद किया है, यानी कि यहां पर गुण भी दोनों के बराबर है और वस्तु भी समान दिखाई दे रही है, यानी कि बनावट भी बराबर है। यानी कि वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट दोनों ही समान हो उसे समांग माध्यम कहते हैं, यानी समांगी माध्यम कहते हैं। समांग या समांगी माध्यम में आप कांच ले सकते हैं, शुद्ध जल ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं। वही कि विसमांगी में आएंगे तो विसमांगी में आ जाएगा वैसा माध्यम जिसके गुण और बनावट समान न हो। विसमांग मतलब समान नहीं, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान न हो उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे कोहरा में आप दो वस्तु है, कोहरा में दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पष्ट नहीं देख पाती अगर थोड़ी से डिस्टेंस पे हो। धुआं में दो वस्तुओं के बीच में क्लियरिटी देखने की नहीं होती है, इसीलिए कोहरा, धुआं, गंदा जल, थीन पेपर, ये सब क्या है, विसमांग माध्यम है। ये इससे होके वस्तु से निकलकर जब प्रकाश हमारे आंखों में पहुंचती है तो वो स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती है, उसका आंशिक भाग ही पहुंचता है, इसीलिए उसे विसमांग माध्यम या विसमांगी माध्यम कहते हैं। इसी के साथ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोहरा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, गंदा जल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया समांग और विसमांग के साथ साथ प्रकाशीय माध्यम की टॉपिक कंप्लीट।
मैं इसके साथ ही आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की ओर ले चलता हूं, जो टॉपिक है आप लोग का किरण पुंज। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होती है तो एक साथ कई किरणों का समूह उत्सर्जित होता है, तो वही किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के हैं दोस्तों। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहले किरण पुंज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पहला किरण पुंज जो है समानांतर किरण पुंज है। पहला किरण पुंज है समानांतर किरण पुंज, यानी एक दूसरे के समानांतर। आप देख सकते हैं, ये मैं आप लोग के सामने कुछ किरणों को दर्शाया है, जो सारी की सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन कर रही है। यहां आप देख सकते हैं सबके दिशा निश्चित किए गए हैं। ये सारे दिशा के साथ जो है कि ये गमन कर रही है, किंतु ये सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर है। जब किरण एक दूसरे के समानांतर गमन करती है, किरणों के ऐसे समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर अभिसारी और अपसारी किरण पुंज क्या है? अब अभिसारी और अपसारी किरण पुंज क्या है, तो आपके स्क्रीन पे यह अभिसारी और अपसारी किरण पुंज सामने आ गया है। दोनों शब्दों का अर्थ एकदम बारीकी से समझेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अभिसारी शब्द का अर्थ है अभिसरित होना, यानी एकत्रित होना। जब बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं, किरणों के इस समूह को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज, पसारी मतलब पसरना, फैलना, यानी कि जब किसी एक बिंदु से किरणें फैलती है तो किरणों के इस समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप देख सकते हैं अभिसारी और अपसारी दोनों के लिए हम एग्जाम्पल तैयार किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहां मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु को हम P मान लिए। P बिंदु पर देखिए किरण आके P बिंदु पे मिल रही है, P बिंदु पे मिलती है। ये सारी किरणें P बिंदु पर आकर एकत्रित हो रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जबकि उसी के साथ आपको मैं और आगे लेकर आता हूं। अपसारी किरण पुंज में देखिए, ये इस बिंदु को हम दोस्तों Q मान लेते हैं। इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। अब यहां से देखिए कि ये जो किरणें हैं ये Q बिंदु से बाहर फैल रही है, बाहर की ओर। ये Q बिंदु से ये किरणें बाहर की ओर फैल रही है। ये सारी की सारी किरणें बाहर की ओर Q बिंदु से फैल रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को, किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी समझे हैं किरण पुंज में हमने आपको बताया है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाली किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु पर एकत्रित या अभिसरित होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोग को प्रकाश से जुड़ा हुआ नए टॉपिक की ओर लेकर आ रहा हूं। काफी बेहतरीन टॉपिक आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो प्रकाश के दृष्टि से पदार्थ 3 ही तरह के होते हैं दोस्तों। एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन करती है, जिससे प्रकाश के आर पार गमन करने से आर पार की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाती है, जिससे आर पार की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसा पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश की किरण उस पदार्थ पे जाती तो जरूर है, किंतु उस पूरे प्रकाश का कुछ ही भाग
यानी आंशिक भाग ही उसके आर पार गमन कर पाता है, जिससे आर पार की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ 3 तरह के होंगे। पहला पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इसमें आपको समझना होगा कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन कर जाती है, यानी कि आर पार करती है, आर पार गमन कर जाती है, जिससे आर पार की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। स्वाभाविक सी बात है, जहां प्रकाश जाएगा वहां वस्तु दिखाई देगी, जहां प्रकाश नहीं जाएगा वहां की वस्तु दिखाई देगी नहीं। इसीलिए जब आर पार जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण गमन करेगी तो आर पार की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए इसे हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ के कई एग्जाम्पल है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। कांच, वायु, शुद्ध जल। आप देख सकते हैं कांच से होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन करती है। शुद्ध जल, जल के भीतर अगर कोई चट्टान है, पत्थर है, कुछ भी है, तो आपको वो शुद्ध जल के नीचे का फर्श तक आपको दिखाई देगा। यानी ये इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरण उसके फर्श तक पहुंच रही है। यही कारण है कि शुद्ध जल को हम पारदर्शी मानते हैं। अब अपारदर्शी की बात करेंगे दोस्तों, तो अपारदर्शी में हम चलते हैं, है ना। तो अपारदर्शी में क्या है, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाती हो। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाती हो। जब प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाएगी तो आर पार की वस्तु दिखाई भी नहीं देगी। इसीलिए आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हो, आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हो, उसे हम दिखाई नहीं देती हो, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाती हो और आर पार की वस्तु दिखाई नहीं देती हो, ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ के भी कई एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको एक दीवार का यहां तस्वीर दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दीवार के उस पर कुछ भी वस्तु है, प्रकाश की किरण आएगी और प्रकाश की किरण आएगी और इस दीवार से रिफ्लेक्ट होके ही परावर्तित हो जाएगी, आर पार नहीं होगी, जिसके कारण दीवार के पीछे की कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। आप यहां पर टेबल दिए हैं, टेबल पर प्रकाश की किरण आती भी है तो टेबल से टकराकर ये परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टेबल के नीचे की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। यही कारण है कि ये अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाती है और आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सवाल ये उठता है, एक पारभासी पदार्थ जो कि बहुत ही अहम है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में से एक पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ को समझेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड ये टॉपिक है। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही गमन हो पाती है। प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही जिस पदार्थ से गमन कर पाती है, जिससे आर पार की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच है, अगर घिसे हुए कांच पे प्रकाश की किरण जाती है पर बहुत ही कम ही प्रकाश की किरणें आर पार हो पाती हैं, जिसके कारण आर पार की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही जाए, कुछ भाग ही गमन कर पाती हो, जिससे आर पार की वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती हो, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ के कई ऐसे एग्जाम्पल है, थीन पेपर, गंदा जल, गंगा जल नहीं, गंदा जल, और घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब ऐसे पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही गमन हो पाती है और इस पदार्थ से वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। ऐसे पदार्थ को ही पारभासी पदार्थ कहते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको 3 तरह के पदार्थ बताए हैं। अभी एक ऐसा पदार्थ बताया जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन करती है और आर पार की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरणों का आंशिक भागी गमन हो पाता है, जिससे आर पार की वस्तु धुंधली दिखाई देती हो, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। और एक ऐसा भी पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन होती ही नहीं है, जिसके कारण वस्तु दिखाई ही नहीं देती है, ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपका प्रकाश के दृष्टि से पदार्थ की टॉपिक कंप्लीट होकर अब हम नए टॉपिक की ओर प्रकाश में ही चलेंगे। प्रकाश के दृष्टिकोण से दोस्तों, पिंड भी 2 तरह के होते हैं।
एक ऐसा पिंड होता है जिसे जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करता हो, और एक ऐसे पिंड होते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हो। तो इस हिसाब से हम देखें तो दो तरह के पिंड हो जाएंगे। एक पिंड को प्रदीप्त पिंड कहते हैं दोस्तों, या इसी को कहा जाता है दीप्तिमान। प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान यानी वैसा पिंड जिससे होके जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो। वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान कहते हैं। जिसमें आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए, सूर्य है, जुगनू है, जुगनू भगजुगनी, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई लालटेन, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सारे के सारे प्रदीप्त पिंड है, ये सारे के सारे दीप्तिमान है। किंतु कुछ ऐसे भी पिंड है जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, यानी वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, ऐसे पिंड को अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। ऐसे पिंड को अप्रदीप्त पिंड, वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश मुक्त नहीं करता हो, ऐसे पिंड को अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। इसमें आते हैं चांद। दोस्तों चांद जो चांदनी रात में आप चमकता हुआ देखते हैं, वो असल में उनका अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश की किरणों को ही रिफ्लेक्ट करती है। सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है चांद पे, उसी को वो पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करती है। जब पृथ्वी पर हम लोग के आंखों में किरण आती है तो चांद चमकता हुआ दिखाई देती है, लेकिन असल में इनके पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। यही कारण है कि चांद एक अप्रदीप्त पिंड है। इसके अलावा आप बल्ब ले ले तो यूं बिना जलता हुआ बल्ब अप्रदीप्त पिंड कहलाएंगे, मोमबत्ती अप्रदीप्त पिंड कहलाएंगे। यही जलता हुआ होता तो यह प्रदीप्त पिंड कहलाता। दीवार, लालटेन, लकड़ी, बस, ट्रेन, ट्रक, रेल, इंसान, जीव जंतु, ये सब क्या है? अप्रदीप्त पिंड है। यानी वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल हम आपके सामने रख चुके हैं। और वैसा पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता हो, ऐसे पिंड को प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जिसमें सूर्य, तारा, जुगनू, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई लालटेन, ये जितने भी है जो अपना प्रकाश दे रहे हैं, जो भी पदार्थ, वो सारे के सारे प्रदीप्त पिंड है। दोस्तों यदि मेरी वीडियोज आप लोग को अच्छी लगी हो तो ऐसे ही 10th के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज को एक ही जगह देखने के लिए आप निराला विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और यदि मेरी वीडियोज आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।